प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सेशन कक्षा 10 विषय गणित में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ पर हल कराएंगे, लेकिन वो भी सीमित संसाधन के अंतर्गत। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन पूरा लिख करके नहीं बताएंगे, बस क्वेश्चन हम अनसॉल्व पेपर से ढूंढ के रखे हैं। जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उनको यहाँ पर हल कराएंगे। अनसॉल्व पेपर से क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर वो हम आपको बताएंगे, पूरा क्वेश्चन हल करके बताएंगे। और बस करना क्या है, आपको कागज कलम साथ में रखना है, और संभव हो तो आप अनसॉल्व पेपर भी साथ में रख लीजिएगा, और एक एक क्वेश्चन जरूर मेहनत से इसको हल करना है। और इसमें से शायद कोई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाए, और आज की मेहनत आपको ये जो क्वेश्चन है इनमें से 6 नंबर पूरे दिलाएंगे। एक क्वेश्चन यदि मिलता है तो पूरा आपको 6 नंबर मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये पेज नंबर है 139। ये अनसॉल्व पेपर है अग्रवाल का, और 139 नंबर है पेज, और क्वेश्चन नंबर है 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा है, यहाँ पर हम 139/4 लिख देते हैं, यानी 139 नंबर पेज है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन क्या है समझिएगा। एक मोटर बोट यानी नाव कह सकते हैं, जो शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है। अब क्या कर रही है वो, बहाव जो है पानी का उसके सापेक्ष जाती है 24 किलोमीटर, फिर लौट के आती है विपरीत 24 किलोमीटर। तो उसको 1 घंटा जो जाने में समय लगा है, उससे ज़्यादा 1 घंटा समय लगता है वापस आने में। तो आपको बताना है कि वहाँ जो है बहाव की चाल कितनी है वो निकालनी है। तो देखिए, इस तरह का कोई नदी और नाव का सवाल आए तो आपको पहले जो दिया है उसको आप नोट करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है, जो निकालना है वो क्या है, धारा की चाल इन नाव आपको बताना है। तो लिख लेते हैं, माना धारा की चाल, ये लिखेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया हुआ है। और नाव की चाल या मोटर बोट की चाल, ये दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसमें 2 बातें लिखनी होती, एक तो सापेक्ष चाल, दूसरी लिखनी है विपरीत चाल। तो सापेक्ष कह सकते हैं, अनुकूल चाल कह सकते हैं। तो सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी, जैसे बहाव के साथ जाएगी नाव तो तेज जाएगी, क्योंकि दोनों की चाल ऐड होगी। तो यहां पर लिख लेंगे 18 + x किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत चाल ये लिख लेंगे 18 - x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई। अब दूरी कितनी है, दूरी है 24 किलोमीटर। अब 24 किलोमीटर जाएगी नाव, फिर 24 किलोमीटर आएगी। यहां पर एक सूत्र होता है, समय इक्वल दूरी बटा चाल, ये सूत्र होता है, सबको पता है। अब यहां लिख देते हैं प्रश्नानुसार। क्या है प्रश्नानुसार, जरा बताओ बेटा। प्रश्नानुसार ये कहा कि 24 किलोमीटर उसको जाने में कैसे, बहाव के साथ 18 + x, ये हो गया। और 24 किलोमीटर उसको वापस आने में, तो 18 - x हो गया। 1 घंटा ज्यादा समय लगता है। तो 1 घंटा समय किसमें लगेगा, इसमें लगेगा ज्यादा समय। क्यों, क्योंकि जब बहाव के विपरीत आएगी तो स्वाभाविक सी बात नाव धीरे आएगी। धीरे आने का मतलब हो जाएगी वो
ज्यादा समय लगाएगी। कितना? 1 घंटा। अब 1 घंटा ये ज्यादा है, हमको बैलेंस करना बराबर है, तो आपको -1 कर देना है। ठीक, अब चाहे इसको ऐसे आप लिख दीजिएगा कि उसको आने में नाव को और नाव को बहाव के सापेक्ष जाने में 1 घंटे का अंतर होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो क्या करें, हम 1 को इधर ट्रांसफर कर लें तो हमारा 1 इधर प्लस में आ जाएगा और बराबर निशान लगाइए, तो 24 ये हो गया, 18 माइनस x ये लिख लीजिएगा, और ये इधर से उधर जाएगा तो चिन्ह बदल देंगे, तो -24 और ये हो जाएगा अपान 18 प्लस x। इतनी बात तो लिख ली। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ये मैंने देखो इधर पक्षांतर कर लिया, ये वाला पद हमने इधर ही लिखा रहने दिया है और इसको इधर पक्षांतर किया तो ये हो गया। ठीक, अब क्या करिए, लघुत्तम ले लीजिए। तो चलिए ये लघुत्तम ले लेते हैं, और लघुत्तम कितना आएगा, 18 माइनस x और 18 प्लस x, ये हो गया। अब इस बराबर को उठा के हम इस साइड लिख लेते हैं, इक्वल 0। बातें की है, ये कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। अब देखिए यहाँ पे 18 माइनस x तो कट गया, तो 18 प्लस x बचा 24। यहाँ पर एक काम करिए और कॉमन ले लीजिए, ऐसे बाहर कर लीजिए ये 24, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 समझ लीजिएगा। तो ये 18 माइनस x कट गया, 18 प्लस x बचा, तो आपको 18 प्लस x लिख देना है। अब 18 प्लस x ये कैंसिल हो गया, 18 माइनस x बचेगा तो माइनस का 18 हो जाएगा और प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 18 से 18 तो कट गया, हमारे पास बचा कितना, ये आएगा 24 और गुणा 2x, ये आ गया, अपन 18 माइनस x और 18 प्लस x इज इक्वल टू 1। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस गुणा कर लीजिए आप, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18 माइनस x 18 प्लस x और ये हो जाएगा 48x। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें जो है इसका होल आप स्क्वायर खोल दीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 18 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 48x। यहां तक भी कोई समस्या नहीं है। 18 और 18 का गुणा कर लीजिए, देखिए ये 4 हो गया, 18 और 14 होते हैं 32, 324, तो ये 324 आप यहां लिख लीजिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू हो जाएगा 48x। अब ये काम करिए, यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख जाइएगा और माइनस 48x यहां लिख जाइएगा और माइनस ये प्लस का 324 हम यहां लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 0 करते हैं। समझिए जरा, माइनस एक्स स्क्वायर लिखा रहने थे यहाँ पे, 48x को इधर ट्रांसफर किया तो माइनस 48x हो गया और प्लस 324 हो गया। अब यहाँ माइनस से गुणा कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर बना प्लस 48x हो गया और माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब 324 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जिनका अंतर 48 आ जाए। ठीक है, तो 324 में देखिए हम यहां पर ऐसे लिख लेते हैं, ये हमारा 18 था, ये भी 18 था, तो 18 को हम 2 गुणा 3 लिख लेते हैं और 2 गुणा 3 और गुणा 3 ये लिख लेते हैं। ये गुणनखंड हो गए। अब हमको क्या करना है, इनके गुणनखंड को कुछ ऐसा सेटल करना है कि गुणा किया जाए तो 324 आ जाए और घटा दें तो 48 हो जाएगा। तो देखो यहां पर कैसे जाएगा, 3 और 3 9, 9 दूनी 18 और 18 तिया 54 ही हो जाएगा। जरा समझिएगा, 3 तिया 9 दूनी 18 तिया 54, तो मैं 54 यहां लिख लेता हूं और बचा कौन, 3 दूनी 6, 6 यहां लिख लेता हूं, घटा दे देंगे तो ये आपका 48 बन जाएगा। समझ में बात आई।
तो यहां पर क्या हो गया कि 54 और 8, 54 और 6 ये दो गुणनखंड बन गए। तो आपको यहां पर लिख देना है एक्स स्क्वायर, इधर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 54 में से आप 6 माइनस कर लेते हैं और 48x की जगह पे हमने लिखा है 54 कहां से आया, गुणनखंड आपको मालूम हो गया है, -324 इज इक्वल टू 0 हो गया है। तो एक्स स्क्वायर लिख लीजिएगा प्लस 54x लिखिए -6x -324 इज इक्वल टू 0। कॉमन आप ले लीजिए यहां पे, तो कॉमन यहां पर लिया तो ये हो जाएगा x कॉमन चला गया, x प्लस 54 ये लिख गया पहला, माइनस का 6 कॉमन ले लिया तो x ये हो गया और 6 पंचे 30 और 6 चौक 24 ये बन गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए गुणनखंड में ये आपका बना x प्लस 54 और x माइनस 6 ये हो गया इक्वल 0। अब x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x का मान निकल गया 6, तो ये हो गया x 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ गया, और x का प्लस 54 इज इक्वल टू 0, देखो यहां से लिखा तो x का मान हो गया माइनस का 54 जिसको कर दिया गया अमान्य। तो इस तरह से आपने बहुत आसानी से ये क्वेश्चन को हल कर लिया और बता दिया कि मोटर बोट यानी नाव की जो चाल थी मोटर बोट उसकी चाल कितनी आई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। ये पूछा गया है क्वेश्चन 6 नंबर में। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 140, ये हो गया 140 नंबर पेज पर और क्वेश्चन नंबर है 5। अब क्या कहा है देखो, एक अर्धगोला और एक लंबवृत्तीय शंकु के समतल आधारों को जोड़कर एक ठोस निर्मित किया गया है। मतलब ये कि एक ठोस कोई बनाया गया है, वो कैसा बनाया गया, अर्धगोले के ऊपर लंबवृत्तीय शंकु बना दिया गया है, यानी ऐसे अर्धगोले के ऊपर शंकु बना दिया गया है। इसको जरा उल्टा कह दें तो थोड़ा सा आसान रह जाएगा, शंख के ऊपर अर्धगोला बना दिया गया। कैसा, शंख के ऊपर अर्धगोला बनाया गया। कैसे, देखिए ये तो ये हो गया हमारा शंकु, ये शंकु हो गया और इसको बनाया ऊपर ये हो गया शंकु, इसके ऊपर बनाया ये अर्धगोला। अब ये डिजाइन तो सब लोगों को पता चल गई होगी भाई, ये कौन सी डिजाइन है, ये जो हम आइसक्रीम खाते हैं उसी की जैसी ये है डिजाइन बन गई। नाम लिख लीजिएगा ए बी और सी। आगे दिया क्या है, यदि संपूर्ण आयतन ठोस का आयतन, तो यहां पर लिख सकते हैं ठोस का आयतन, ठोस का आयतन ठोस का आयतन दिया है। ठोस का आयतन मतलब संपूर्ण आयतन की हम बात करते हैं तो संपूर्ण आयतन है 45 पाई घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। और क्या कहा, शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। तो शंकु कौन है, ये है ना, इसकी ऊंचाई बताई इन्होंने 9 सेंटीमीटर, तो यहां पर हम 9 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो शंख की ऊंचाई को आप लिख देंगे h इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये बताया। अब कहा क्या गया है, जो इसका व्यास है ये कॉमन वाला ओवन स्टल, ये व्यास ए बी का मान बताइए। तो यहां पर आप लिख लेंगे माना शंकु का व्यास डी है, ये मान लीजिए, डी मान लिया, तो डी का मान निकालना है। ठीक, अब देखो ये आकृति कैसी दिख रही है, शंकु दिख रही है ऊपर अर्धगोला, तो कुल आयतन निकालना होगा तो आपको लिखना पड़ेगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो यहां पर आप लिख दीजिए प्रश्नानुसार,
प्रश्नानुसार शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन और बराबर किसके हो जाएगा, इस ठोस आकृति का आयतन, यानी कि ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। शंकु का आयतन सूत्र क्या बनता है, यहां एक काम और कर लीजिएगा, त्रिज्या लिख लीजिएगा। त्रिज्या को लिखते हैं r, और r व्यास का आधा होता है तो r/2, r को यहां पर क्या लिख दिया, d/2 लिख दिया है। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, और ये टोटल आयतन लिख देंगे यहां पर कितना, 45 पाई। इतना तो दिक्कत है नहीं, अब बस केवल मान डालना बाकी बचा है। तो देखिए यहां पर 1/3 लिख देते हैं, पाई की जगह पे पाई लिखते हैं, और d के r के स्थान पे d/2, तो d/2, और 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है, और h के स्थान पर 9 लिखेंगे, 9 लिख देंगे, प्लस निशान लगाइए। 2/3 लिख दीजिए, पाई लिखिएगा, और d/2 गुणा d/2 और गुणा d/2, और इज इक्वल टू 45 पाई यहां लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, देखो इसमें आप यदि ध्यान दें तो d/2, या हम कह देंगे कि d/2 और d/2 ये वाला, और प्लस यहां पर देखिए गुणा 1/3 और पाई, इतना कॉमन ले लिया है। देखो d/2 ये हो गया, 1/3 यहां भी, पाई ये कॉमन ले लिया। अंदर बचा कितना, अंदर देखो बचा कितना है, यहां पर ये आपका 9 बचेगा, ये 9 लिख लीजिएगा, प्लस, और यहां पर देखिए 2 बच रहा है, 2 लिख लीजिएगा, और गुणा d/2 बच रहा, इज इक्वल टू 45 पाई। जरा फिर से गौर कर लीजिएगा, देखिए एक d/2 मैंने यहां उतार लिया, दूसरा d/2, ये भी d/2, ये भी उतार लिया, 1/3 यहां पे देखो 1/3 दिख रहा था, 2/3 था तो 1/3 मैंने कर लिया बाहर, पाई देखो यहां था, पाई यहां था, इसको मैंने कॉमन ले लिया। तो पहले पद से केवल 9 तो बचा, 9 लिख लिया, दूसरे पद से देखिए ये वाला 2 बचा था, ठीक, और ये तो चला गया कॉमन, ये भी चला गया, ये भी चला, d/2 ये बचा। अब ये यहां पर मैंने 2 से 2 हटा दिया, ठीक, पाई से पाई भी हट गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिएगा तो ये आपके पास बन जाएगा d² बटा 4×3=12, फिर से ध्यान दीजिएगा, d² और 2 दूना 4 गुणा 3 12 हो गया, और यहां पर देखिए ब्रैकेट में हो जाएगा 9 प्लस d, और ये आएगा 45 पूरा। अब क्या करेंगे, इसका हम इधर पक्षांतर के उसे क्रॉस गुणा कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका d² ब्रैकेट में 9 प्लस d बराबर आ जाएगा 45 गुणा 12। अब गुणा यहां कर दिएगा तो हो जाएगा 9d², 9d² प्लस d की पावर 3 और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 45 × 12। ठीक है,
अब क्या करना है यहां पर देखिए, इसमें आपको अब जो है केवल यहां पर ढूंढना यह है कि हम d का मान कितना लिख दें और इधर का गुणा जोड़ इसके बराबर हो जाए। तो पहले एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, यहां पर 9d² लिख लीजिए प्लस d की पावर 3 लिख लीजिए और 12 पंचे 60, ये हो गया हासिल आया 6, 12 चौक 48 और 6 54 540 ये हो गया। अब देखिए यहां पर 9 का पहाड़ा, यहां पर 9 गुणा 6 लिख दें, पहले 9 गुणे 6 गुणे 6 6 बार लिख लिया और प्लस 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 हो जाएगा। तो 16 6 96 होता है, तो ये 96 16 ये 6 6 36 गुणा 9, तो 36 देखो इधर लिखे 6 6 36 और गुणे 9, 9 6 54 के 4 हासिल गया 5 और 9 3 27 और 5 होता है 32, तो 324 तो ये बन गया। अब ये आ जाएगा 216, यहां पर और लिख लीजिएगा 6 6 36 और 6 216, तो 216 ये मैंने यहां पर लिख लिया। 6 4 10 हो गया, 2 और 3 और 1 4 हो गया और यहां पर देखिए 5 हो गया, 540 हो गया। तो इधर आपने एक डी के स्थान पे कितना लिखा था, डी के स्थान पे आपने 6 लिख लिया है, ठीक, डी के स्थान पे 6 लिख लिया और ये जब मान आ गया आपका 540 दोनों तरफ, इधर का भी मान कितना आया पहले में 324 आया, इसका गुणा 324 और इसका गुणा हो गया 216, तो ये भी है आपका 540, तो इधर 540 और इधर भी ये आपका हो गया 540, दोनों तरफ बराबर आ गया। इसका मतलब डी का मान कितना आ गया, डी का मान 6 हो गया। ठीक है, तो बस यहां पर सवाल थोड़ा सा आपका फंस सकता था कि ऐसे इसको आगे कैसे हल करें, तो और कोई तरीका नहीं है, बस आपको यहां पर क्या करना है कि मान ढूंढना है, कौन सा डी का मान रखने पर कि ये जो है दोनों तरफ का मान बराबर हो जाए या समीकरण ये 0 हो जाए। तो वो आपने मान कौन सा लिख लिया, डी का मान 6 और आंसर भी निकल गया। व्यास कितना आया, इसलिए व्यास आया, व्यास हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 150 और क्वेश्चन नंबर है 5। क्या क्वेश्चन है देखिए, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलट देने पर बनी संख्या का योग 66 है और अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या क्या होगी वो आपको बताना है। यानी संख्या वाला सवाल है। कैसे है ये, जैसे कहीं भी संख्या वाला सवाल आ जाए तो आपको 3 स्टेप लिखने हैं। कौन कौन से, माना दहाई का अंक, x, इकाई का अंक y और संख्या ये होगी 10x + y। संख्या वाला कोई सवाल आए तो इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक, अब देखिए यहां पर शर्त कौन बताई, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त क्या बताया कि 2 अंकों की एक बनी संख्या, 2 अंकों की बनी संख्या ये बन गई और अंकों को पलट देने पर बनी संख्या, तो अंकों को जब पलटेंगे तो अंक हो जाएंगे 10y + x और इनका जोड़ है 66, ये 66 है। फिर से समझिएगा, जैसे हम यहां पर लिख दें 25, तो ये हो गई 2 अंकों की हमारी संख्या और इसको अंकों को पलट दें तो पलट देने पर ये हो गई कौन सी
जहां 5 था वहां 2 हो गया, जहां 2 था वो 5 हो गया, तो पलटने पे संख्या। इनका जोड़ ये बताए थे, तो उसी तरह से मैं यहां भी लिख दिया हूं कि 10x + y + 10y + x का मान 66 हो गया। अब देखो 10x और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 11x + 11y = 66। तो यहां पर 11 से हम भाग कर सकते हैं या 11 कॉमन ले सकते हैं, बात एक ही है। ये 66 हो गया, 11 6 बार लग जाएगा, तो x + y हो गया 6, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त क्या बताई है, दूसरी शर्त कहा अंकों का अंतर 2 है, तो अंकों का अंतर मतलब x - y को 2 लिख लिया है। ये समीकरण सेकंड हो गई। बस आगे का हल हो गया आसानी से। तो मैं यहां लिख लेता हूं x + y = 6 और x - y = 2। जोड़ने पर लिखिए तो ये तो हो जाएगा कैंसल, ये 2x हो गया, इधर आया 6 2 8, भाग कर देंगे तो यहां हो जाएगा कितना, 4, तो x का मान गया 4। अब यहां लिखेगा x + y = 6, तो x की जगह पे 4 लिखिए, y की जगह पे y लिखिए, ये हो जाएगा 6, तो ये y 6 में से इधर 95 करने 4 हो जाएगा, तो y का मान 2 हो गया। तो x का मान 2, सॉरी x का मान तो 4 हो गया और y का मान निकल गया ये 2। अब संख्या आपसे पूछी गई है, इसलिए संख्या कितनी, 10x + y, तो 10 यहां लिख लीजिए, x का मान कितना आया 4, y का मान कितना 2, 10 चौके 40, 2 42, तो संख्या कितनी निकल गई, संख्या निकल गई 42। अब चेक भी कर सकते हैं, दोनों का जोड़ कितना है, दोनों का जोड़ यानी x + y 6 हो गया और x - y 2 हो गया, और ये आंसर हो गया। तो ये था आज का सेशन। क्वेश्चन तो मैंने 3 बताए, लेकिन इन 3 क्वेश्चंस को आप हल करेंगे तो आपको और भी कम से कम 4-5 क्वेश्चन इसी तरह के मिल जाएंगे। तो मिलते फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फिर जय हिंद।